Hello students, in this video I am going to take topic land utilization और land utilization में हम बात करेंगे net zone area, forest, land not available for cultivation, other uncultivated land और fallow land के बारे में from the chapter resources and development. तो फर्स्ट हम बात करते हैं net zone area. What is net zone area? Net zone area is the area actually available for cultivation. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड यूज़ पैटर्न है इंडिया में, क्योंकि कल्टीवेशन के बगैर हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। तो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर इसके लिए जो एक्चुअली जो एरिया अवेलेबल है वो है उसको हम बोलते हैं नेट जोन एरिया NSE। और फिर नेक्स्ट इसी में कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस जोन एरिया का। ग्रॉस जोन एरिया क्या है? सेम एरिया जिसको हम साल में एक से ज़्यादा बार, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार अगर यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेशन कर रहे हैं उस पर, तो दैट कम्स अंडर द ग्रॉस जोन एरिया। ग्रॉस जोन एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे आया भाई? हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक कर रहा है, कम होता जा रहा है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसलिए सेम जो पैच ऑफ लैंड है, जो सेम एरिया है कल्टिवेबल है, जो उसको हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करें। और ये इसके लिए हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसकी जो नीड है, इसकी जो डिमांड है, ग्रॉस जोन एरिया के अंडर लाने के लिए, जो सेम एरिया है उसको ग्रॉस जोन एरिया में लाने के लिए हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन हमको अडॉप्ट करना है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना है। HYV सीड्स के बारे में आपने पढ़ा है, ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें मिली। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना है एंड अप्लाइंग अ साइंटिफिक अप्रोच इन एग्रीकल्चर, यानी किस तरीके से हमें ज़्यादा प्रोड्यूस गेन करना है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने हैं। तो ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज़ करना है, तो इससे जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो इस तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करके हम GSA को बढ़ा सकते हैं। GSA कैन हेल्प इन सॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन सम एक्सटेंट, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैन बी मेट। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हैं, यानी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जिन इंडस्ट्रीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे बेस्ड है, तो ऐसे में हम GSA को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अब हम बात करें फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट हमारे जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बहुत तरीके की स्पीशीज़ और एनिमल्स का वो शेल्टर होते हैं। तो एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई 1952 में, जिसमें कहा गया कि 33% जो एरिया है कंट्री का वो फॉरेस्ट कवर में आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े एरियाज है जिसको कि नेशनल पार्क्स भी बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई वहाँ पे, और डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज़ इन एनी वे, किसी भी पर्पज़ के लिए वहाँ से जो ट्रीज़ को कट करना था, ये सारी चीज़ें बैन करी गई, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो फॉरेस्ट कवर को हमें बढ़ाना है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लॉन्च हुई। तो दूसरा जो यूटिलाइजेशन है, नेट जोन एरिया, ग्रॉस जोन एरिया हमने पढ़ा, इसके बाद हमारा है फॉरेस्ट का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम देखें लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो वेस्ट लैंड, बैरन एंड वेस्ट लैंड इसमें आता है। इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव लैंड ये होते हैं, यानी बंजर ज़मीन जिसको हम बोलते हैं। बालू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जिसमें कि कल्टीवेशन कुछ नहीं हो सकता। स्टीप स्लोप्स हैं, चट्टाने हैं, जो रॉकी सरफेस है वो है। स्नो कवर्ड सरफेस भी है, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है, स्नो कवर्ड सरफेस है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो वेस्ट लैंड है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन है, इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स हैं, या इंडस्ट्रियल केमिकल जो वेस्ट है उसको हम डंप कर दे रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे। तो वो जो एरिया है वो पूरा वेस्ट लैंड बन जा रहा है।
बैरन यानी बंजर ज़मीन जिस पे हम झाड़ियाँ हैं, रॉकी सरफेस है, या वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। और वेस्ट लैंड हम खुद बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट लैंड बढ़ रहा है। केमिकल वेस्ट को हम जिस जगह पे डंप कर रहे हैं वो ज़मीन ख़राब हो रही है। इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स की वजह से भी ज़मीन ख़राब हो रही है। तो वेस्ट लैंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है। तो ये हो गया बैरन एंड वेस्ट लैंड। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में सेकंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो इसमें आता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गया परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, बहुत सारा एक बड़ा एरिया ऐसा है जो कि पास्चर के लिए रहता है, जानवरों के चारे के लिए रहता है, उनके ग्रेजिंग के लिए रहता है। पास्चर अकाउंट फॉर ओनली 3.35% ऑफ टोटल लैंड यूज़ इन इंडिया। अगर हम 2012-13 का डेटा देखें तो जो पास्चर लैंड है वो 3.35% था। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट आर वास्ट कैटल पॉपुलेशन। जितने कैटल हमारे पास हैं उनके लिए ये जो पास्चर लैंड है ये सफिशिएंट नहीं है। टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉडर, एनिमल्स आर फेड विद ग्रीन शाफ्ट, फ्यू फॉडर क्रॉप्स, फार्म ग्रीन वेस्ट। ये जो वेस्ट होते हैं इन सब से हम अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको हम फीड करते हैं क्योंकि पास्चर लैंड हमारे पास ये कम होता जा रहा है। पास्चर लैंड्स टू इन पास्ट वर ब्रॉट अंडर फार्मिंग। पहले जितना बड़ा पास्चर लैंड था वो धीरे धीरे हमने उसको उस पर हमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, तो पास्चर लैंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में ही लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स और जस्ट ट्री प्लांटेशन फार्म्स। ठीक है, ऑर्चर्ड्स बना रहे हैं, ट्री क्रॉप्स ले रहे हैं और प्लांटेशन फार्म वहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये अनकल्टिवेटेड लैंड में ही आएगा। ठीक है, जिससे कि हम डायरेक्ट जो ग्रेन्स है वो नहीं ले रहे हैं, ट्री क्रॉप्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑर्चर्ड्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये भी इसमें आता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। दीज लैंड्स आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो कल्चरेबल हैं बट वेस्ट लैंड के फॉर्म में है, यानी इन पे खेती की जा सकती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं बट इनको छोड़ा हुआ है। तो ये हमारे थे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। नेक्स्ट फैलो लैंड्स। फैलो लैंड क्या है? जो फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपने आप को गेन करती है। तो इसके लिए कुछ महीनों से लेके यानी कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक उस लैंड को छोड़ा जाता है, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं किया जाता। तो इसी में हमको पढ़ना है, फैलो लैंड में ये चीज़ें पढ़नी है। इट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स for regaining soil fertility. Percentage of fallow land is declining because government and farmers are making efforts to cultivate them by expanding irrigation facilities. अब इनको छोड़ना ना पड़े हमें, कुछ महीनों से कुछ साल तक हमें इसको ना छोड़ना पड़े क्योंकि हमारी नीड बढ़ रही है। तो हम ऐसे में जो फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है तो उसको हम रीगेन कर सकते हैं और न्यू फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके, न्यू मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, और उसको हम कल्चरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमें उसको एक टाइम पीरियड के लिए छोड़ना ना पड़े। तो एक्सपैंडिंग इरिगेशन फैसिलिटी, अडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन, यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम उसको लगातार यूज़ में ला सकते हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते। फैलो लैंड इज़ डिवाइडेड। अब इस फैलो लैंड को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है करेंट फैलो लैंड एंड नेक्स्ट इज अदर दैन करेंट फैलो लैंड।
व्हाट इज़ करेंट फैलो लैंड? ऐसी जो फार्मिंग लैंड जिनको हम फ्यू मंथ्स टू वन एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ दें, तो दैट कम्स अंडर करेंट फैलो लैंड। और अगर हम इसको 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर टू 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए छोड़ते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर देन करेंट फैलो लैंड। So land uses have been constantly changing with the passage of time. They changed in response to the number of people, their needs and requirements, changing cultural and social scenario, economy, political standing, level of technology. For example, construction of holiday homes in hill stations, use of desert land in western Rajasthan for agricultural purposes, expanding metropolitan cities by converting surrounding farmlands into new settlements or industrial estates। तो इन तरह से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया, देन फॉरेस्ट कवर, देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें बैरन और वेस्ट लैंड, और लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हमने देखा, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली है। नेक्स्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के बारे में हमने बात की, जिसमें परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड आता है, ट्री प्लांटेशन भी इसमें आते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी आता है जिसको कि हमने छोड़ रखा है। तो फिर फॉलो लैंड में आता है करेंट फैलो लैंड और अदर देन करेंट फैलो लैंड, जिसमें कि हम फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर और फिर 1 ईयर टू 5 एग्रीकल्चर ईयर का टाइम स्पैन लेते हैं। सो द टोटल geographical area of India is 3.28 million square kilometer, and we have surveyed the entire country except Jammu Kashmir, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram and Tripura। तो ये भी स्टेट्स हैं जिनके बारे में हमें देखना है। ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, इसमें भी किस तरीके से हम लैंड यूज़ को बढ़ा सकते हैं। अर्बनाइजेशन वहाँ पर भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, बट वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, अनइवन टेरेन है, माउंटेन्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इनको उस तरह से यूज़ कर पाना, जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। नेट सोन एरिया एंड फैलो लैंड पुट टुगेदर कैन फर्दर इंक्रीज लैंड अंडर फार्मिंग। पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, नेट सोन एरिया है या फिर जो फैलो लैंड का है, तो ये जो एरिया है ये डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एरिया है। यानी परसेंटेज जो है टोटल एक स्टेट एरिया का, अगर हम स्टेट एरिया के अकॉर्डिंगली परसेंटेज को लें, तो ये परसेंटेज नेट सोन एरिया और फैलो लैंड का एरिया जो है उसका परसेंटेज डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। जैसे स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव मोर देन 80% ऑफ देयर लैंड अंडर फार्मिंग ड्यू टू suitable climate, deep and fertile soil, perennial rivers, canals and wells for irrigation, modern outlook of farmers and scientific farming। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन या जो HYV सीड्स मिले हमारे पास, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनका यूज़, एक्सटेंसिव यूज़ पंजाब हरियाणा के एरिया में किया जाता है, और जिससे कि जो 80% जो लैंड है फार्मिंग की, वो काफ़ी अच्छा आउटपुट वहाँ पे देती है। क्लाइमेट भी अच्छा है, डीप एंड फर्टाइल सॉइल है, पानी हमेशा मिल रहा है, तो इस वजह से नेट सोन एरिया यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव लेस देन 10% ऑफ देयर लैंड अंडर फार्मिंग। दिस इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है, डेंस फॉरेस्ट हैं, शैलो सॉइल है, अनइवन लैंड है और रॉकी सरफेस है। ठीक है, चट्टानें ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगहों पे जो कल्टीवेशन है वो नहीं हो रहा है प्रॉपर, और 10% जो एरिया है वो सिर्फ
फार्मिंग के लिए यूज़ हो रहा है। पूरे इकोसिस्टम के लिए फॉरेस्ट भी ज़रूरी हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन फॉरेस्ट में है। सिंस मैन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, मेनी चेंजेस came in land use pattern. Forests were cleared for agriculture, settlements, industries, and transport. Unplanned land use without caring for nature has led to degradation of land. ठीक है, वेल प्लान्ड मैनर में हम यूज़ कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो वेस्ट लैंड है वो बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रॉस जोन एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे हम एक्सटेंसिव हम HYV सीड्स और फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, तो ये हमने बात की नेक्स्ट जोन एरिया, फॉरेस्ट और फैलो लैंड वगैरह की, और हमने कुछ अदर पार्ट्स, अदर स्टेट्स की बात की जहाँ पे कि लैंड यूज़ यानी कल्टीवेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है, जोग्राफिकल रीजंस हैं, कुछ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। दूसरा हमने पंजाब हरियाणा की बात की जहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं वहाँ के फार्मर्स, और एक अच्छा आउटपुट पूरे कंट्री को देते हैं। सो दिस वाज द लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया।